राना साहब, आज पहले तो इस बात के ऊपर ही ज़रा हो जाए डिस्कशन के एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट का कल आया, जिसके बाद काफ़ी हद तक गैर यकीनी के बादल छट गए। लेकिन आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये जो आरओज़ का मामला है, ये तो फिर अभी से बुनियाद नहीं रखती गई है कि एक कंट्रोवर्सी रहेगी कि देखिए जी पहले से ही कहा जा रहा है कि इलेक्शन जो है वो रिग्ड हैं, तो फिर ऐसे इलेक्शंस के ऊपर कौन मानेगा? फिर एक सर्टेनिटी कैसे आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहली तो ये बात है कि ईसीपी बाइख्तियार है, और अगर कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट है किसी आरओ के ऊपर कि वो काबिल कबूल नहीं है, या किसी को शक है कि वो एक न्यूट्रल किरदार अदा नहीं कर रहा, तो वो कंप्लेंट सबूत के साथ लॉन्च कर सकते हैं और ईसीपी जो है उसके ऊपर एक्शन ले सकता है। अब ये कह देना कि जो है पूरे पाकिस्तान में जितने भी आरओज़ हैं, अगर वो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप से आए तो वो काबिल कबूल नहीं है, तो ये तो फिर मुमकिन नहीं है कि एक इल्ज़ाम जिसके कोई शवाहिद ना हो उसकी बेसिस पे आप पूरे पाकिस्तान का निज़ाम तब्दील कर लें। वैसे भी जो पिछला इलेक्शन था उसमें भी जो एग्जीक्यूटिव थे, जितने AROs थे वो एग्जीक्यूटिव से थे और जो ROs थे वो जुडिशरी से थे। तो 2018 का इलेक्शन भी जो था वो जुडिशरी और एक जो कह लें आपकी जो एग्जीक्यूटिव का सेटअप है उसका मिक्सचर था। तो ये कह देना कि ये काबिल कबूल नहीं है और उसके कोई शवाहिद, तो अगर स्पेसिफिक कोई इक्के दुक्के हल्के में कोई अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उसके एविडेंस के साथ वो ईसीपी को जरूर। लेकिन पीएमएलएन को कोई शिकायत नहीं है जो इस वक्त इंतजामात और तैयारियां चल रही हैं, जो इस वक्त निगरान सेटअप हैं, उनके हवाले से भी, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से अब आप लोग मुतमईन हैं कि तमाम मामला दुरुस्त में मुनसिफाना इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आरओज या AROs का रोल तो इलेक्शन डे के ऊपर मेन होता है। इलेक्शन रिजल्ट को कंपाइल करना, उसको इकट्ठा करना, और जो इलेक्शन का डे है उसको मॉनिटर करना, और जो इलेक्शन कैंपेन का पीरियड है उसमें इंश्योर करना कि कोई वायलेशन इलेक्शन कोड की ना जो है वो कमिट की जाए। तो वहां तक तो वो तो इनका तो अभी रोल अभी आगे आएगा। जहां तक ओवरऑल बात है कि माहौल कैसा है, देखें पीएमएलएन तो अपनी काविश कर रही है। हमारा पहले एक इलेक्शन स्ट्रैटेजी थी, उसमें हमने रीजनल पार्टी से अलायंसेस की। अभी हमारा एंड पे है, टिकट्स के मराहल 2-3 दिनों में वो भी रैप अप हो जाएगा। फिर उम्मीद यही है कि 22-23 दिसंबर तक जो हैं वो टिकट्स की अनाउंसमेंट्स हो जाएंगी, क्योंकि ये बड़ा एक कोई बहुत लंबा चौड़ा कैंपेन का टाइम नहीं मिल रहा। 6 हफ्ते का इलेक्शन है, तो पीएमएलएन फिर अवामी राब्ता कैंपेन जो है वो लॉन्च कर देगी। और हम पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट होंगे। अच्छा राना साहब, ये फरमाइएगा कि शाहिद हक्कान अब्बासी साहब क्या वजह बनी कि एकदम से इतना दरीना साथ जो है वो छोड़ गए? देखें, शाहिद साहब एक मेरा तो जितना भी उनसे इंटरेक्शन रहा है वो बहुत ही एक बड़ा असासा थे पीएमएलएन के, और मैं तो इस पे इजहार अफसोस ही करूंगा कि इस असासे को हमें चाहिए था कि हम जमात में रखें। देखें, इख्तलाफात बन जाते हैं। वो जब ये 16 माह की हुकूमत थी तो बहुत सारे इश्यूज पे उनका ख्याल था कि हमें कुछ फैसले किसी और तरीके से करने चाहिए, उस तरीके से नहीं हुए। वहाँ से शुरुआत हुई और अब वो तो खुद बेहतर बयान कर सकेंगे कि उनके क्या इख्तलाफात हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये यकीनन एक लॉस है पीएमएलएन के लिए। शाहिद साहब बहुत एक लंबे दराज से पीएमएलएन के साथ वाबस्तगी थी और उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, ना सिर्फ पीएमएलएन के लिए लेकिन पाकिस्तान के लिए। ये उनका इनफरादी फैसला है जिसके वो जरूर जो है वो वजूहात बयान करेंगे। हमारे लिए हम समझते हैं आपकी बात तो वैसे दुरुस्त है काफ़ी हद तक, लेकिन इससे पहले मिफ्ता इस्माइल साहब, फिर उसके बाद सरदार मेहताब अब्बासी साहब, फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब, तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो इस अहम क्रूशल मोमेंट पे जो है वो पीएमएलएन को छोड़ के अगर जा रहे हैं, तो आप नहीं समझते कि वाक़तन पार्टी में कोई ऐसा इशू है या कोई स्ट्रेटजी के हिसाब से कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग कायल नहीं कर सके अपने लीडर्स को, अपने पार्टी वर्कर्स को, पार्टी रहनुमाओं को? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, शाहिद साहब का जो है वो तो कहते हैं कि इस इलेक्शन से ही कोई चीज़ अचीव नहीं होगी, और वो इलेक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेना चाहते, और वो किसी और जमात में भी नहीं जा रहे। वो एक इस इलेक्शन प्रोसेस से या जो अभी उनके इख्तलाफात हैं जो वो बेहतर बयान कर सकते हैं। तो मैं नहीं समझता कि उनके कोई पार्टी से कोई पर्सनल लेवल पे इख्तलाफात थे।
उनके आइडियोलॉजी लेवल के इख्तिलाफात थे और वो समझते थे कि यही था कि आइडियोलॉजी में आपको लगता है कि कहीं पार्टी, क्योंकि जावेद हाशमी साहब को आज सुने वो कह रहे हैं आप फिर अगर उसी तरफ खड़े हो गए हैं जाके गलत सिमत पर तारीख की तो फिर फायदा क्या, वो भी इस बात पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बाकी भी बहुत सारी आवाजें पार्टी में इस तरह से हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो पॉलिसी है, ऐसा पावर पॉलिटिक्स की जो एक बज़ाहिर स्ट्रैटेजी नजर आती है, ये कोई इतनी ज्यादा पजीराई नहीं हासिल कर रही आप लोगों के अपने भी लीडर्स के अंदर भी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, शाहिद साहब जहां अपना वजन रखते हैं, लेकिन ओवरऑल तो जमात तो मुतहरिक है। 99.9% लोग पार्टी के साथ खड़े, लीडरशिप के साथ खड़े। इतनी बड़ी पार्टी में लोगों के बहुत सारे इख्तलाफात होते हैं, पर्सनल लेवल पे भी होते हैं, आइडियोलॉजी लेवल के ऊपर भी इख्तलाफात होते हैं, लेकिन एक बड़ी जमात है PMLN। मैंने जहां लॉस का इजहार किया, लेकिन मैं समझता हूं कि 99 बल्कि 100% पार्टी के साथ सब लोग खड़े, मियां नवाज शरीफ की क़यादत में खड़े हैं लोग। अच्छा राना साहब, ये फरमाइएगा कि अल-अज़ीज़िया केस का भी अब तो फैसला आ गया, तो आप क्या समझते हैं चौथी बार वज़ीर आज़म बनने में कामयाब हो जाएंगे मियां नवाज शरीफ साहब? जी इंशाअल्लाह ताला हमारे कैंडिडेट हैं। अभी जो नाअहली की जो ताहयात नाअहली का जो बेंच है उसका भी फैसला जल्द इंशाअल्लाह मुतवक्के है, तो मैं समझता हूं कि वो भी हमारे फेवर में होगा, क्योंकि जो ताहयात नाअहली थी वो एक इलॉजिकल फैसला था, जबकि आइन के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं थी तो उसकी तशरीह बनती नहीं थी। तो जो इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट की गई, हम तो समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली अगर लॉजिकली फैसला करेगी, जो कि वो करती है, तो उसके हक में ही होगा। अच्छा राना साहब, आज बड़ा अहम दिन है, 16 दिसंबर की तारीख, और पाकिस्तान के दो बड़े ही अफसोसनाक वाकयात इस दिन रूनुमा हुए। मैं ज़रा 71 का जो सिक़ुत ढाका हुआ था उसके हवाले से आपसे ज़रूर स्पेसिफिकली क्वेश्चन करना चाहती हूँ। आप समझते हैं कि हमारी सियासी जमातें अब सीख चुकी हैं और अब ऐसे हालात नहीं हैं, क्योंकि बहुत कभी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की ओपिनियन ये एग्जिस्ट करती है कि इस वक्त भी ऐसा लग रहा है कि कुछ जोर ज़बरदस्ती हो रहा है, किसी को माइनस किया जा रहा है, किसी जमात को आउट करने की कोशिश की जा रही है। आप समझते हैं कि 71 के जो वाकयात है उससे हमने कुछ सीख लिया है या अभी हम वहीं खड़े हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि जो 90 की सियासत हुई थी इस मुल्क के अंदर, उससे दोनों जो बड़ी जमातें थी उनसे बहुत कुछ सीखा उन्होंने, और उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की। उसके तहत 10 साल जो एक सिविलियन सुपरमेसी की जंग थी वो बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ी, और पॉलिटिकल स्पेस सियासी जमातों को मिली जहां ऑपोजिशन और हुकूमत का बड़ा अच्छा रिलेशनशिप था। फिर जो तजर्बा PTI की शक्ल में नाफिज किया गया, जो कि अवामी चॉइस नहीं थी, लेकिन उसको मनूवर मैनेज करके लाया गया, और जो पूरे 3.5 साल वो जमात चली वो प्योर किसी की सपोर्ट के साथ चली। यहां तक कि कोलिशन पार्टनर्स को भी अदारे मैनेज करते थे, और वो तजर्बा फेल हुआ। उसके नतायज जो हैं वो संगीन हालत में और 9 मई की सूरत हाल में नजर आए। तो अभी देखें, बात यह है कि सियासी स्टेक होल्डर्स की रियलिटी तो है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रियलिटी है और एक वोट बैंक भी है उनका अपनी जगह मौजूद। तो आप भले आप ये कहें कि वो उन्हें कैसे लाया गया या नहीं लाया गया, वो आपकी अपनी एक ओपिनियन हो सकती है, लेकिन अब वो एग्जिस्ट करते हैं, तो उन्हें क्या सिस्टम से इस तरह से ताकत के जोर पर हटाना चाहिए आपके ख्याल से? लेकिन ताकत के जोर पे तो नहीं हटाया जा रहा। वो जो उनके अमाल था, जो उनका किरदार था, आज वो चीजें वो उस वजह से भुगत रहे। उनके पास जमहूरी रास्ता था अवेलेबल कि वो नेशनल असेंबली में ऑपोजिशन का रोल अदा करते, KP पंजाब की हुकूमत चलाते, तो आज वो स्टेट और सिचुएशन में ना होते। देखिए, उन्होंने तो कहा ये कैसी जमहूरियत की वो बातें करते हैं जब वो जमहूरी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ नहीं सकते, जब वो उनको गालम गलोच और कीचड़ उछालने के अलावा और कुछ वो दे नहीं सकते, टेबल पे ला नहीं सकते, तो फिर वो जमहूरियत की सपोर्ट में तो नहीं है। PTI, अगर मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा नुकसान PTI ने जमहूरियत को पहुंचाया, और वो इसलिए पहुंचाया कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को रद्द करके किसी के कंधों पे चढ़ के वो हुकूमत में आई, और फिर जो उनका तर्ज हुकूमत था वो भी डेमोक्रेटिक नहीं था। तो आज जब वो किनारे पे लगे हैं, तो फिर अगेन वही बात आ जाती है। लेकिन इसमें मैं जो स्पेसिफिकली ये बात कर रही हूँ कि मैंने जो 71 का रेफरेंस भी दिया, इलेक्शन का माहौल भी है। शेर अफजल मरवत साहब KP में कन्वेंशन कर लेते हैं, वो लाहौर में आते हैं, उनको MPO के तहत पकड़ लिया जाता है। शोएब शाहीन साहब कोयटा एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिए जाते हैं वापस।
तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे महदूद किया गया उन्हें, या फिर यहाँ पर कन्वेंशंस नहीं वो कर पा रहे। अब ये शेर अफजल मरवत साहब तो 9 मई के मुकदमात में मुलविस नहीं है, तो फिर क्यों उनको यहाँ पे आज़ादी नहीं है? कि आप नहीं समझते कि सब पार्टीज को आज़ादी होनी चाहिए, इलेक्शन का माहौल हो, और जो ठीक है जिन पे इल्ज़ाम है वो जेलों में हैं, वो अपने मुकदमात भुगते हैं, जो बाहर हैं लोग जो साफ हैं, क्लीन हैं, उनको तो एक्टिविटीज करने की आज़ादी होनी चाहिए। देखें, मैं तो जो जमात ये कहे, हमारे पे इल्ज़ाम लगाए कि हमने कोई आलमी साजिश की है, यानी कि मुल्क के साथ गद्दारी की है, किसी मुल्क के साथ मिलके और उनसे फाइनेंशियल इमदाद देके नो कॉन्फिडेंस की है, और वो जमात ये कहे कि 9 मई का जो वाकया है जिसके अंदर उनके कारकुन गाड़ियों पे चढ़ के फौजियों आ रहे थे, वो लंदन प्लान है जो PMLN ने जो है वो किया, और या वो रियासत की कंस्पिरेसी है PTI के खिलाफ, तो मेरे पास तो कोई सिंपैथी नहीं है इस जमात के लिए जिसने जमहूरियत को धचका दिया, जो अपने सियासी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठना नहीं पसंद कर सकती और ना उनके साथ बात करना पसंद करती है। तो फिर मैं तो उनके लिए कोई पॉजिटिव सोच नहीं रखता। ठीक है, चलिए लास्टली बस ये बता दीजिए, पीपल्स पार्टी की तरफ से काफी गोलाबारी हुई, फिर आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि नहीं, लाडला बिलावल नवाज शरीफ साहब को नहीं, इमरान खान को कहते हैं, तो अब क्या सिचुएशन है? पीपल्स पार्टी के साथ कुछ इंतखाबी इत्तेहाद तो खैर नहीं होगा, बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है, लेकिन क्या आफ्टर इलेक्शन मिलके हुकूमत बनाई जा सकती है? देखिए, मैं समझता हूं कि जो जमहूरियत है उसका हुस्न गवर्नमेंट और ऑपोजिशन में है। ऑपोजिशन का रोल भी किसी जमात को करना है। ये चीजें कबल वक्त है कि आगे हम कैसे बढ़ेंगे। बहरहाल एक अच्छी तगड़ी ऑपोजिशन भी होनी चाहिए, तो ये लाजिम नहीं है कि सब लोग हुकूमत में हों। और वो जो पिछला जो 16 माह का सिनारियो था वो एक मुनफरिद इसलिए था क्योंकि PTI के अगेंस्ट ये सारी कोलिशन हुई थी। तो आगे क्या रिजल्ट आता है और किस तरह के सियासी मामलात बनते हैं, वो तो जब रिजल्ट आएगा फिर ये चीजें इस पे हतमी तौर पे बहस की जा सकती है क्या होगा। लेकिन ये चीज कम से कम मेरी हद तक बड़ी क्लियर है कि एक तगड़ी ऑपोजिशन लाजिम है जमहूरियत में, जो कि गवर्नमेंट पे चेक एंड बैलेंस रखे। अच्छा राना साहब, ये फरमाइएगा, अब तो क्योंकि इलेक्शन बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि 8 को हो जाएंगे, 8 फरवरी को, और बिल्कुल सर पे आ गए हैं, शेड्यूल भी आ गया, तो अब मुझे ये फरमाइएगा कि मुस्लिम लीग नून क्या बयानिया लेके अवाम के पास जाएगी? देखें, हमारा मंशूर तकरीबन मुकम्मल है, उसकी फाइन ट्यूनिंग हो रही है। मुस्लिम लीग नून का हर उस अहम टॉपिक पे, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, महंगाई हो, गुर्बत हो, माशी सूरत हाल हो, क्लाइमेट चेंज हो, विमेन एम्पावरमेंट हो, सब चीज़ों के ऊपर हम एक लाएअमल के साथ मैदान में उतरेंगे। हम इन सारे जो मेजर इश्यूज हैं, नेशनल सिक्योरिटी के हैं, फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से हैं, और दीगर मामलात जो हमारे मंशूर का हिस्सा है, IT है, उसके ऊपर उन्हीं चीज़ों के ऊपर हम ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। हम समझते हैं कि इस वक्त महंगाई तबाह कुन सूरत हाल पे है, और जो रुपया बार बार डिवैल्यू होता है, उसकी रुकावट, उसको रुक जाना चाहिए, थम जाना चाहिए। तो ये वो सारे मामलात हैं जिनके ऊपर हम इलेक्शन लड़ेंगे, और कंसेंसस के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी रीजनल जमातों के साथ जो अलायंसेज हैं, तो हम समझते हैं यही मुल्क के लिए बेहतर है कि मिल के आगे बढ़े।